दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपको तो खबरों के मुताबिक पता चल ही गया होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं न्यू ईयर दुबई मनाने जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। कुछ लीगल चीज़ें हैं, कुछ दिनों में सॉल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों का साथ यूं ही मिलता रहे, आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे, आप लोगों की दुआएं यूं ही मिलती रहे। जितनी भी मुश्किलें हैं वह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल 2023 ख़त्म होने वाला है और आज की सबसे पहली खबर इसी साल के बारे में है। ये बॉलीवुड के इतिहास का इकलौता साल है जिसमें 4 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया सिर्फ इंडिया में। ये फिल्में हैं पठान, जवान, गदर 2 और एनिमल। सिर्फ इन 4 फिल्मों ने तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है सिर्फ इंडिया में। और ये बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2023 बॉलीवुड के इतिहास का सबसे कामयाब साल है। हम सभी जानते हैं कि फिल्मों का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे बिजनेस ज्यादा होता जा रहा है फिल्मों का। तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले सालों में बहुत सारी फिल्में आएंगी जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 25 सालों में ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल में 4 फिल्में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेंगी। तो मेरे ख्याल में 2023 एक ऐसा साल है जिसका रिकॉर्ड टूटना बहुत ही मुश्किल है अगले 25 सालों में। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है बिग बॉस के बारे में। आप में से जो लोग बिग बॉस देखते हैं उनको पता है कि अंकिता लोखंडे और उसका पति विक्की भी बिग बॉस हाउस में है। और इन दोनों में कहासुनी होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती है, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहते हैं। लेकिन ये बिग बॉस में पहली बार देखने को मिला कि विक्की ने अंकिता पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन जाहिर सी बात है उसको एहसास हुआ कि भाई वो बिग बॉस में है, दुनिया देख रही है, तो उसने अपने हाथ को रोक लिया। और इसके बाद कुछ मिनटों तक अंकिता का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये विक्की ने किया तो क्या किया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि विक्की ने ये गलती फर्स्ट टाइम की है बिग बॉस हाउस में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विक्की अंकिता को मारता ही रहता है घर में, और ये मारपीट अंकिता और विक्की के लिए एक नॉर्मल चीज है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि ऐसा रिश्ता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। जिस रिश्ते में कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर पर हाथ उठाता हो वो रिश्ता चल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिग बॉस से आने के बाद इन दोनों का डिवोर्स होना तो तय है, गारंटी है। कितने दिनों में होगा यही देखने वाली बात होगी। आज की तीसरी खबर है फिल्म डंकी और सलार के बारे में। ये दोनों ही फिल्में तकरीबन 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और इन दोनों का जो बिजनेस हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने पहले वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 155 करोड़ रुपए का, और ये बहुत बढ़िया बिजनेस नहीं है। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान को इस फिल्म से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, शाहरुख खान को फायदा ही हुआ है। और उसकी वजह यह है कि फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी इस फिल्म की रिकवरी होगी तकरीबन 350 करोड़ रुपए, यानी कि शाहरुख खान को बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये फिल्म बहुत महंगी फिल्म नहीं थी, ये फिल्म तकरीबन 100 करोड़ रुपए में ही बनी है। अब आप में से बहुत लोग ये पूछेंगे कि भाई इस फिल्म की रिकवरी 350 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि जब इस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 155 करोड़ रुपए का, तो लाइफ टाइम बिजनेस होगा मिनिमम 225 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि थिएटर से शाहरुख खान को आएंगे 100 करोड़ रुपए। शाहरुख खान की ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ी है और ओवरसीज से भी कम 75 करोड़ रुपए आएंगे, इससे कम तो आ ही नहीं सकते। और इस फिल्म के डिजिटल राइट्स यानी कि सैटेलाइट, म्यूजिक, ओटीटी राइट्स वगैरह वगैरह कम से कम 150 करोड़ रुपए में बिकेंगे। तो शाहरुख खान को इस फिल्म से फायदा ही फायदा है। लेकिन हां, वो बात नहीं हुई जिसका इंतजार था। ऐसा माना जा रहा था कि भाई शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी साथ में आ रहे हैं तो ये फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करेगी, और जाहिर सी बात है ये फिल्म उतना बिजनेस नहीं करेगी। और क्योंकि शाहरुख खान की इससे पहली दोनों फिल्में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, तो अगर ये फिल्म 225 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो इस फिल्म को हिट नहीं माना जा सकता। भले ही इस फिल्म से शाहरुख खान को प्रॉफिट हुआ हो, उसके बावजूद भी इस फिल्म को फ्लॉप माना जाएगा शाहरुख खान के स्टारडम की वजह से। आप सभी जानते हैं कि बाहुबली के बाद प्रभास की आज तक कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है और सलार भी फ्लॉप हो गई है। फिल्म सलार का जो भी बिजनेस दिया जा रहा है वो टोटली फेक है, झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। एक्चुअली इस फिल्म ने हिंदी में पहले वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 80 करोड़ रुपए का, और इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी में इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। मैं आपको यह बता दूं कि प्रभास की जो लास्ट फिल्म आदि पुरुष आई थी उसने भी हिंदी में 125 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया था,
और उस फिल्म को सुपर फ्लॉप माना गया था और ये फिल्म भी आदि पुरुष जितना ही बिजनेस करेगी, यानी कि ये फिल्म भी हिंदी में सुपर डुपर डिजास्टर है। साउथ में इस फिल्म ने क्या बिजनेस किया है क्या नहीं किया है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी का बिजनेस फॉलो करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म सलार बहुत महंगी फिल्म है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट तकरीबन 550 करोड़ रुपए है। तो अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनका लॉस होगा कम से कम कुछ नहीं तो 300-350 करोड़ रुपए। दोस्तों आज की चौथी खबर है प्रियंका चोपड़ा और उसकी बहनों के बारे में। आप सभी को पता है कि उसकी एक बहन है मीरा चोपड़ा और मीरा चोपड़ा की फिल्म सफेद आज ZEE5 पर रिलीज हुई है। यह फिल्म तकरीबन 40 मिनट की है और इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अलग है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मीरा चोपड़ा मीडिया को इंटरव्यूज दे रही है और मीरा चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई उनका रिलेशन परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा से बहुत बढ़िया नहीं है। जब वो छोटे थे तब तो पूरा परिवार एक ही घर में रहता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वैसे ही अलग होते हुए चले गए। आज की तारीख में सब लोग अलग अलग अपने घरों में रहते हैं और आज के वक्त में इनका रिलेशन इतना खराब हो चुका है कि मीरा चोपड़ा की फैमिली परिणीति चोपड़ा की शादी में नहीं गई थी। हालांकि मीरा चोपड़ा की फैमिली प्रियंका चोपड़ा की शादी में जरूर गई थी। और आप सभी जानते हैं कि इनकी एक बहन मनारा चोपड़ा आज की तारीख में बिग बॉस में है, जो मुनव्वर पर लट्टू हुई पड़ी है। उसको किसी भी हाल में मुनव्वर की दोस्ती चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कहने को ये सब बहनें हैं, मीरा चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, मनारा चोपड़ा, लेकिन इनके आपस में ना ही बोलचाल है और ना ही मेलजोल है। भाई हम तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई आप लोगों का रिलेशन आपस में कैसा भी हो, हमारी दुआ है कि आप सब की सब खुश रहें। बात खत्म। दोस्तों आज की पांचवी खबर यह है कि 2023 में सबसे बड़ा बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन है और किसका कैरियर इस साल में खत्म हो गया है। आप सभी जानते हैं कि 2023 में SRK की दो फिल्में पठान और जवान ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 2023 का शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और बॉलीवुड का सेकंड नंबर का सुपरस्टार है रणबीर कपूर, जिसकी फिल्म एनिमल ने भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड पर रखकर बाकी सभी एक्टरों को आप कहीं भी रख सकते हैं। मेरी नजर में बाकी सब बराबर हैं। आप में से बहुत लोग ये जरूर कहेंगे कि सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 ने भी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, लेकिन वो एक तुक्का है। उस फिल्म ने सन्नी देओल की वजह से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया। तो सन्नी देओल को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कहीं भी नहीं रखा जा सकता। जब सन्नी देओल की अगली फिल्म रिलीज होगी तब डिसाइड होगा कि सन्नी कितना बड़ा सुपरस्टार है। हाँ 2023 में एक और बहुत बड़ी बात जरूर हुई है कि अर्जुन कपूर का कैरियर पूरी तरह खत्म हो गया है, वरुण धवन का कैरियर पूरी तरह खत्म हो गया है। दोस्तों आज की छठी खबर है हीरोइनों के बारे में। अब ये भी जानना पड़ेगा कि भाई 2023 की सबसे बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है। तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। साल 2023 में दीपिका बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है। दीपिका फिल्म जवान में भी थी और दीपिका फिल्म पठान में भी थी और दोनों फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और दीपिका की एक और बड़ी फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है फाइटर। दूसरे नंबर पर रही श्रद्धा कपूर, जिसकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने तकरीबन 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मैं मानता हूं कि वो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन वो फिल्म 100 करोड़ रुपए क्लब की फिल्म है। इस साल तीसरे नंबर की हीरोइन है पूजा हेगड़े। उसकी फिल्म ने भी तकरीबन उतना ही बिजनेस किया था जितना कि श्रद्धा कपूर की फिल्म ने बिजनेस किया था। तो यानी कि 2023 की टॉप 3 हीरोइंस है दीपिका, श्रद्धा, पूजा हेगड़े। और नंबर 4 पर मैं बॉलीवुड की बाकी सभी हीरोइनों को रखूंगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी फिल्म ने कितना बिजनेस किया। सभी की फिल्में फ्लॉप थी, तो जाहिर सी बात है बाकी सभी हीरोइनें नंबर 4 पर हैं। आज की 7th खबर है अरबाज खान साहब के बारे में। अरबाज खान ने शोहरा खान से दूसरी शादी कर ली है और मेरी इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की 8वीं खबर है फिल्म फाइटर के गाने के बारे में। वैसे तो बॉलीवुड पर इल्जाम लगता ही रहता है कि भाई जो हमारे बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो ओरिजिनल गाने नहीं बनाते, वो कहीं ना कहीं से चुराते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली उसको चुराना नहीं कहा जा सकता, वो किसी ना किसी गाने से इंस्पायर होकर एक नया गाना बनाते हैं। और अब यही इल्जाम लगा है म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर पर, जिनका फिल्म फाइटर का गाना शेर खुल गए रिलीज हुआ है। ये गाना बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ, लेकिन इस गाने पर चोरी का इल्जाम लग गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि BTS का एक गाना है डायनामाइट और ये गाना उसी से कॉपी किया गया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शायद विशाल शेखर उस गाने से इंस्पायर हुए होंगे। आज की 9th खबर है फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी के भाई के बारे में। इस भाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स हैं वो कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं, वो खुद ही टिकट्स खरीदते हैं अपनी फिल्मों के। యూజువలీ ఈ డౌట్స్ ఎందుకున్నాయంటే బాలీవుడ్లో దే హ్యావ్ ఎ ట్రెండ్ ఆఫ్ డూయింగ్
corporate bookings. लेकिन इन्होंने फिल्म एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, खुद टिकट्स नहीं खरीदे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप वन ऑफ द प्रोड्यूसर हो, जो इसका दूसरा प्रोड्यूसर है भूषण कुमार, वो बॉलीवुड से ही है। तो अगर आप बॉलीवुड के निर्माताओं पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपनी फिल्मों के टिकट्स खुद खरीदते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू देने से पहले आपने भूषण कुमार से पूछना चाहिए था कि क्या कभी उन्होंने किसी फिल्म के खुद टिकट्स खरीदे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बॉलीवुड के निर्माताओं पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर ये इल्जाम भूषण कुमार पर भी लग रहा है। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर एसआरके ने अपनी फिल्म पठान और जवान के टिकट्स खुद ही खरीदे थे, तो उसने डंकी के टिकट्स खुद क्यों नहीं खरीदे? हकीकत यह है भाई साहब कि हर निर्माता अपनी फिल्म का प्रमोशन करता है, मार्केटिंग करता है, हर निर्माता अपनी फिल्म को बेस्ट बताने की कोशिश करता है। और यही सब कुछ शाहरुख खान ने किया था फिल्म पठान और जवान के लिए। वो दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, यह बात मैं जरूर मानता हूं कि उनकी फिल्म डंकी हिट नहीं हुई, और अगर वो खुद टिकट खरीद के अपनी फिल्म को हिट कर सकते हैं तो डंकी को उन्होंने हिट क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये साफ है कि दुनिया में ऐसा कोई भी निर्माता नहीं है जो अपनी फिल्म के खुद ही टिकट्स खरीद के उसको हिट कर सकता है। तो अगर आप बॉलीवुड के निर्माताओं पर ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि वो झूठे कलेक्शंस देते हैं, वो झूठा बिजनेस बताते हैं, अपनी फिल्म के खुद ही टिकट्स खरीदते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की 10th खबर भी डायरेक्टर संदीप रेड्डी के बारे में है, जिनकी फिल्म एनिमल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अब संदीप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो राजीव मसंद है, अनुपमा चोपड़ा है, ये त्यागी लड़की है, इनको फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता है, इनको रिव्यू नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही बकवास करती हैं, इनको कुछ नहीं पता कि फिल्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और संदीप ने यह भी कहा है कि इनके हर नए रिव्यू में 2-3 नए इंग्लिश के वर्ड्स जरूर मिलेंगे जो आपको डिक्शनरी में ढूंढने पड़ेंगे। इन इंग्लिश के अल्फाजों के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये मेरी फिल्म को अगर 0 स्टार भी देते तब भी मेरी फिल्म इतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होती, और फ्यूचर में भी अगर ये मेरी फिल्म को -5 स्टार्स भी देंगे तब भी मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होगी। इनके कहने से कुछ नहीं होता। संदीप ने इन क्रिटिक्स को सलाह दी है कि ये लोग चाइना चले जाए, क्योंकि चाइना में इंग्लिश टीचर्स की बहुत जरूरत है और इनको बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है। तो अगर ये वहां जाकर उनको इंग्लिश सिखाएंगे तो ये बहुत पैसे कमा सकते हैं। संदीप भाई, आपने तो कह के ले लिया। अच्छा, इन लोगों के रिव्यू देखकर ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती कि भाई ये रिव्यू किसके लिए देते हैं। भाई फिल्म हिंदी में है, जो फिल्म देखने वाले हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में रिव्यू देते हैं, तो ये किन लोगों के लिए रिव्यू देते हैं? हो सकता है इनका रिव्यू हॉलीवुड में देखा जाता हो, वहां के लोग सुनते हो, वहां के लोग इनको जानते हो। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है अनन्या पांडे की फिल्म खो गए हम कहां। यह फिल्म OTT पर रिलीज हो चुकी है और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है भाई साहब, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप सभी को पता है कि इस फिल्म में मेन लीड एक्टर है सिद्धांत, और जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उनका कहना यह है कि भाई इस फिल्म में तकरीबन 25 दफा अनन्या ने उस लड़के को किस किया है। इसमें किसिस के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो निर्माता इस तरह की फिल्में बनाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वो ये फिल्में किन लोगों के लिए बनाते हैं। हालांकि ये फिल्में OTT पर रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो फैमिलीज है वो घर पर बैठकर इन फिल्मों को देख सकती है, लेकिन ऐसी फिल्म को फैमिली कैसे देखेगी? तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो निर्माता है वो अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और जो ये OTT कंपनीज है ये अपने करोड़ों रुपए ऐसी फिल्मों पे क्यों बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और यही वजह है कि इस लड़की को 4 फिल्में मिल चुकी है जिसमें ये मेन लीड हीरोइन का रोल कर रही है। एक फिल्म है डायरेक्टर राज शांडलिया की, जिसमें हीरो है राजकुमार राव। दूसरी फिल्म है आशिकी 3, जिसमें हीरो है कार्तिक आर्यन, और ये लड़की 2 और फिल्में साइन कर चुकी है जिनका जल्दी ही ऑफिशियली ऐलान होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि एनिमल से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो इस लड़की को हुआ है। ये लड़की उस छोटे से रोल की बदौलत आज की तारीख में बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। और याद रखना, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस लड़की को और भी फिल्में जल्दी ही मिलने वाली है। यानी कि तृप्ति की बल्ले बल्ले हो चुकी है, 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में हो चुका है। दोस्तों, आज की 13th खबर है मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आयशा के बारे में, जो आज की तारीख में बिग बॉस में है। मैंने इस लड़की को फर्स्ट टाइम बिग बॉस में ही देखा, उससे पहले मैं इस लड़की को नहीं जानता था, और जब से ये लड़की बिग बॉस में गई है तब से इसके ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि भाई साहब आप देखेंगे तो भौचक के रह जाएंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आयशा ही है। इसके कुछ क्लब्स के वीडियो रिलीज हुए हैं भाई साहब, उनमें ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर ये डांस कर रही है कि दिमाग घूम जाता है देखकर।
जब ये लड़की बिग बॉस में आई तो मैंने सोचा कि ये तो बेचारी बहुत सीधी सादी है, इसको तो मनव्वर ने ऐसे ही चीट किया है। लेकिन भाई साहब ये सीधी सादी नहीं है, ये बहुत बहुत पहुंची हुई है, बहुत पहुंची हुई है। अगर आपने इसके वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, और जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी पहुंची हुई है। दोस्तों आज की 14th खबर है रणबीर कपूर और आलिया की बेटी के बारे में। रणबीर और आलिया ने ऑफिशियली मीडिया को बुलाया और उनके सामने अपनी बेटी को लेकर आए और उनको कहा कि भाई आप शूट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने अपनी बेटी को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हमारी बेटी ये है। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सेलेब्स हैं जो अपने बच्चों को मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन रणबीर और आलिया ने ऑफिशियली अपनी बेटी को मीडिया के सामने लाया है। दोस्तों आज की 15th खबर है राम गोपाल वर्मा के बारे में। राम गोपाल वर्मा के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है और अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। किसी एक आदमी ने नेशनल टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि रामू बहुत ही खराब इंसान है और जो कोई भी रामू का सर काट कर लाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। हालांकि ये हक किसी को नहीं है, ऐसी बात किसी को नहीं करनी चाहिए। और अब राम गोपाल वर्मा ने उस आदमी के खिलाफ ऑफिशियली हैदराबाद पुलिस में कंप्लेन की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हैदराबाद पुलिस उस आदमी के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। दोस्तों आज की 16th खबर भी रणबीर कपूर के बारे में है जो एक मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर अपनी फैमिली के साथ केक काट रहे थे। पहले केक पर शराब डाली गई और फिर केक में आग लगाई गई और आग लगने के बाद रणबीर कपूर ने कहा जय माता दी और इसी के साथ सभी परिवार के लोगों ने भी कहा जय माता दी। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और अब इसी वीडियो पर कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि रणबीर कपूर ने ऐसा करके हिंदू धर्म का अपमान किया है और उन लोगों ने रणबीर कपूर और उनकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कंप्लेन की है ऑफिशियल। आज की 17th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के बारे में। जब कभी राम गोपाल वर्मा ने फिल्म कंपनी बनाई थी उस वक्त ईशा कोप्पिकर बहुत ही फेमस हुआ करती थी और इसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। अब 14 साल के बाद ईशा ने डिवोर्स ले लिया है। आज की 18th खबर है कमल हासन की बेटी श्रुति हासन के बारे में। आप सभी जानते हैं ओरी को, वो बॉलीवुड के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं दिखता ही रहता है, कहीं ना कहीं फोटो खींचता ही रहता है। जब ओरी किसी मीडिया वाले को एक इंटरव्यू दे रहा था तो उसने ओरी से पूछा कि वो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसने आपके साथ अच्छे से बिहेव ना किया हो। ओरी ने बताया कि वो श्रुति हासन है। एक जगह पार्टी में मैं उसको मिला और वो पता नहीं कैसे बिहेव कर रही थी, मेरी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो उसको अच्छे से जानता भी नहीं हूं। लेकिन ओरी ने कहा कि मैं शांतनु हजारिका को अच्छी तरह जानता हूं जो श्रुति का पति है और इसी बात को लेकर बवाल हो गया क्योंकि श्रुति ने ऑफिशियली शादी नहीं की। जो शांतनु है वो श्रुति का सिर्फ बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड नहीं है और यही वजह है कि श्रुति हासन ये बात सुनकर भड़क उठी और उसने ओरी को कहा कि अपनी हद में रहो, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कभी कोई भी बात नहीं छुपाती, मैं जब भी शादी करूंगी तो मैं ऑफिशियली दुनिया को बताऊंगी कि हाँ अब मैं शादी कर रही हूं। दोस्तों आज की 19th खबर है सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़का फिल्म तड़प में आया था, वो फिल्म चली नहीं थी और इसी वजह से आहान को कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली थी और आहान की फर्स्ट फिल्म तड़प के निर्माता थे साजिद नडियाडवाला। तो साजिद नडियाडवाला ने आहान के बर्थडे पर कहा कि मैं आपको एक बड़े बजट की फिल्म दे रहा हूं, यानी कि आहान को अपनी दूसरी फिल्म मिल गई है और जल्दी ही इस फिल्म का ऐलान होगा। और निर्माता साजिद नडियाडवाला ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ आहान की फिल्म का ऐलान नहीं करने वाला हूं बल्कि 3 और फिल्मों का ऐलान करने वाला हूं, यानी कि साजिद भाई 4 बड़ी फिल्मों का निर्माण करने जा रहे हैं। साजिद भाई को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।